स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपके जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 को मैंने 2 चैप्टर में आपके कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? 2 चैप्टर्स में मैंने आपको बताया कि यूनिट 1 जो है आपकी, वो 2 चैप्टर्स में बटी हुई है। ये जो वीडियो है वो चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर है। चैप्टर 1 का लेक्चर सेकंड है ये। चैप्टर 1 का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना, तभी ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है। तो चैप्टर 1 की जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसीलिए मैंने उसको 2 लेक्चर में कन्वर्ट कर दी है। और अगर आप सोचें कि मैंने यूनिट 1 को 2 चैप्टर में कन्वर्ट क्यों करी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आगे की चीज़ें समझ सकें, आगे की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए हमने यूनिट 1 को 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1 का चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में हमने देखो साम्राज्यवाद को काफ़ी अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। साम्राज्यवाद में हमने जो जे जे हॉब्सन थे, इनके विचारों को समझा था। जे ए हॉब्सन के अलावा हमने रोजा लग्जमबर्ग के विचारों को देख लिया था। रोजा लग्जमबर्ग के बाद हमें समझना था जो लेनिन थे इनके विचार को समझना समझना था। लेनिन दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये रूस के, रशिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि साम्राज्यवाद को लेकर लेनिन के क्या विचार थे। तो काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे इनको, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरा देखेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो एक कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही हैं। तो अब बस आप उसी पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि आपको एक बड़ी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आप रेगुलर कॉलेज में देखोगे ना, अगर आप रेगुलर क्लासेस लोगे रेगुलर कॉलेज की, तो आप देखोगे देखोगे कि एक यूनिट को मतलब कंप्लीट कराने में एक प्रोफेसर 2 हफ्ते ले लेते हैं लगभग। वो पहली बात तो क्लासेस ही कम होती हैं, शनि संडे तो क्लास भी होती ही नहीं है, और ऊपर से वो कई सारी क्लास ले लेते हैं एक यूनिट को कवर कराने में। लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम वो ले लेते हैं एक यूनिट को कवर कराने में। और अगर आपकी 1.5 घंटे में अगर आपकी एक यूनिट कवर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आप पूरा देखिए वीडियो। लेनिन ने अपनी पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में साम्राज्यवाद के प्रश्न पर अपने से पहले प्रकाशित सभी पुस्तकों में दिए गए तर्कों तथा आंकड़ों का प्रयोग करते हुए साम्राज्यवाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने काफ़ी स्टडी की है साम्राज्यवाद के ऊपर, काफ़ी इन्होंने आकलन किया, उसका विश्लेषण किया। जितने भी आंकड़े थे सबका प्रयोग करते हुए उन्होंने साम्राज्यवाद को एक सिद्धांत के रूप में पिरोकर हमें समझाने के लिए उन्होंने क्रमबद्ध रूप में एक सीक्वेंस में साम्राज्यवाद को हमें समझाया है या उसका एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके जो विचार हैं यही एक सिद्धांत के तौर पर हम इन्हें देखते हैं। लेनिन के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि साम्राज्यवाद का उदय पूंजीवाद के सामान्य और निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप हुआ, परंतु पूंजीवाद और पूंजीवादी साम्राज्यवाद में परिवर्तन विकास के एक निश्चित और अपेक्षाकृत उच्चतर चरण में हुआ है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद की प्रमुख विशेषता है पूंजी का निर्यात, जो कि वस्तुओं के निर्यात से सर्वथा भिन्न है। देखो दोस्तों, ये कहते हैं कि जो पूंजीवाद है उसका जो एक उच्चतर जो चरण आता है, उच्चतर चरण चरण मतलब समझ रहे हैं, जब वो सबसे अपनी ऊंचाई पर होता है, अपनी पीक पर होता है, जब पूंजीवाद पूरी तरह हो जाता है नॉर्मली, तो वो फिर अपने प्रसार के लिए नए बाजार की खोज करता है और फिर साम्राज्यवाद का विस्तार होता है या साम्राज्यवाद बढ़ता है आगे। तो ये ऐसा लेनिन हमें समझाते हैं। फिर लेनिन यही बोल रहे हैं आगे कि पूंजीवाद का जो मतलब जो साम्राज्यवाद है उसका जो प्रमुख जो कारण है अस्तित्व में आने का, वो है पूंजी का निर्यात। पहले क्या हमने सुना है कि जो वस्तुएं हैं उनको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, लेकिन जब पूंजी का निर्यात होना शुरू हुआ तो इसको साम्राज्यवाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में लेनिन ने हमें बताया है। कहा है कि पूंजी के निर्यात से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला या साम्राज्यवाद हुआ। अब लेनिन के क्या विचार हैं साम्राज्यवाद को लेकर, इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ विचार दिए गए हैं जिसके द्वारा हम इनके विचार को समझेंगे। तो पूंजीपति अल्प विकसित राष्ट्रों में पैसा लगाते हैं, वहाँ का कच्चा माल व बाजार दोनों ही उसका स्वामित्व हो जाता है, जो धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुत्व में बदल जाता है। हमेशा उस राष्ट्र को उपनिवेश बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित करने के लिए शोषण प्रारंभ होता है, जो निरंतरता बढ़ता ही जाता है।
जो लेनिन है वो कहते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो जो गरीब देश होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। वहाँ पर जो कच्चा माल होता है, जो बाजार होता है वहाँ पर, उस पर कब्जा कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार या स्वामित्व जमा लेते हैं। इसके अलावा धीरे-धीरे वहाँ पर, जैसे कि पहले क्या हुआ, बाजार, कच्चे माल पर उन्होंने स्वामित्व जमाया, फिर धीरे-धीरे वो राजनीतिक प्रभुत्व जमा लेते हैं, मतलब अपनी सरकार बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो हमेशा वहां पर बने रहने के लिए, अपना उसे गुलाम बनाए रखने के लिए, उपनिवेश बनाए रखने के लिए संबंधित अल्पविकसित राष्ट्र को वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्जित करने का प्रयास करते हैं और फिर शोषण प्रारंभ करते हैं। जैसे कि भारत में हम क्या देखा हमने, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पूंजीपति जो है वो पैसा अर्जित कर सकें। पूंजीपति उद्योग लगाने के लिए नित्य नए बाजार खोजता रहता है, जिसका परिणाम होता है अन्य पूंजीपतियों से प्रतियोगिता। अब यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय होती जाती है। इसके अलावा साथ में हमें और आगे समझा रहे हैं, तो साम्राज्यवाद के बारे में बात करते हुए लेनिन का मत है कि जो पूंजीपति होते हैं वो लगातार नए बाजार की खोज करते रहते हैं। उन्हें एक बाजार मिल गया तब भी वो नए बाजार की या नए देश की खोज करते हैं, ताकि वो अपना वहां पर सामान बेच सकें या वहां पर अपना एक और सेटअप लगा सकें, अपने नए उद्योग खोल सकें। क्योंकि अब एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, और ये कंपटीशन एक देश के अंदर नहीं होता, एक राष्ट्र के अंदर नहीं होता, ये एक अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। पूंजीवाद में कुछ अंतर्विरोध निरंतर चलते रहते हैं। अतः श्रमिकों में जब वर्ग चेतना बढ़ेगी, शोषण का एहसास होगा, तब वे मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। अंततः साम्राज्यवादी देशों के बीच युद्धों को जन्म देंगे और यही साम्राज्यवाद का अंत होगा। अब यहाँ पर वो साम्राज्यवाद के आगे बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत कई सारे अंतर्विरोध होते हैं, मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ विरोध होता है पूंजीवाद के अंतर्गत, जो लगातार चलते रहता है, क्योंकि श्रमिकों का शोषण होता है पूंजीवाद में। इसीलिए ये कहते हैं कि जब जो वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग होता है, जो छोटा, जो क्लास के जो लोग हैं, गरीब जो लोग होते हैं, जो मजदूर हैं, जब उसमें चेतना बढ़ेगी, मतलब जब उसमें विवेक आएगा, जब बुद्धि उनकी बढ़ेगी, जब वो समझेंगे सारी बातों को, जब उन्हें पता चलेगा कि अरे उनके साथ तो शोषण हो रहा है, तब वो के लिए संघर्ष करेंगे, तब वो आजादी मांगेंगे। ठीक है, उसके लिए वो संघर्ष करेंगे, और फिर इससे क्या होगा, इससे युद्ध पैदा होंगे। ठीक है, इससे क्या होंगे, युद्ध को जन्म दिया जाएगा, और यही फिर क्या होगा, साम्राज्यवाद का अंत। कुल मिलाकर कहा जाए तो गृह युद्ध की समस्या जैसी समस्या आएगी, और फिर साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। लेनिन का मानना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की आखिरी मंजिल है। समय के साथ साम्राज्यवाद नष्ट होता जाएगा, वर्ग संघर्ष, वर्ग युद्ध का रूप लेते जाएंगे, और इस प्रकार मार्क्स का यह सिद्धांत कि पूंजीवाद का पतन होगा सत्य सिद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, यही है। फिर आगे कहते हैं लेनिन कि ये जो साम्राज्यवाद है, ये पूंजीवाद की आखिरी मंजिल है। इन्होंने क्या कहा कि ये मान लो पूंजीवाद है, ठीक है। इन्होंने कहा जैसे जैसे पूंजीवाद अपनी चरमोत्कर्ष, अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है, वो साम्राज्य अपना बनाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे फिर ये अपना साम्राज्य बना लेता है, तो ये इसकी क्या होती है, आखिरी मंजिल होती है, ये इसकी आखिरी मंजिल होती है। ये जो साम्राज्य होते हैं वो उसकी आखिरी मंजिल होती है। मतलब ये सबसे ऊपर वो पहुंच जाता है, और सबसे ऊपर पहुंचने पर वो उस पाता है साम्राज्यवाद, पूंजीवाद क्या मिलता है, साम्राज्यवाद मिलता है। और साम्राज्यवाद के बाद फिर उसका अंत होना निश्चित होता है। इसे समझो, पूंजीवाद कैसे, मतलब साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर बात वही है कि पूंजीवाद में हम देखेंगे कि पूंजीपतियों के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो नए बाजार ढूंढते हैं। तो इसके कारण वो क्या होगा, जैसे कि मान लो इंग्लैंड था, ठीक है। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में हमने देखा कि पूंजीपतियों के पास पूंजी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उत्पादन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ गया, सब कुछ हो गया, मतलब इंग्लैंड में पूंजीवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। अब ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसे आवश्यकता हुई कि नहीं, हमें नए बाजार चाहिए। फिर रानी एलिजाबेथ वगैरह से, या जो भी थी उस समय, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार मांगा, और व्यापार करने के लिए वो भारत चले आए। इससे उन्होंने अपनी शुरुआत की। इसके अलावा कई दूसरे देशों में भी गए वो। तो इससे क्या हुआ, पूंजीवाद जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तो उसने साम्राज्यवाद के तरीकों को अपनाना शुरू किया। और जब साम्राज्यवाद अपना लिया, तो वो उसकी अंतिम मंजिल थी। अंतिम मंजिल
जब खत्म हो जाएगी तो मतलब वो चीज खत्म। तो लास्ट मंजिल उसकी साम्राज्यवाद थी, और साम्राज्यवाद के बाद क्या होता है, साम्राज्यवाद के बाद इसका पूंजीवाद का अंत हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो मार्क्स ने कहा था, जो कार्ल मार्क्स थे, कि उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद का अंत होना निश्चित है और यही सत्य है और ये सही साबित होगा, ऐसा लेनिन कहते हैं। देखो दोस्तों, दोबारा से कहूंगा कि लेनिन भी यहाँ पर साम्राज्यवाद के साथ साथ पूंजीवाद के अंत की बात कर रहे हैं। इसे दोबारा से समझो, क्योंकि ये भी तो मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, इन्होंने भी मार्क्सिज्म का ही पूरी तरह समर्थन किया है। कार्ल मार्क्स के बाद अगर कोई नाम आता है ना मार्क्सिज्म में, तो वो लेनिन का ही आता है। तो इसीलिए ये भी विचारक रहे हैं, पूंजीवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं ये। तो इसीलिए साम्राज्यवाद का अंत के साथ ही ये भी कहते हैं कि पूंजीवाद का भी अंत हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको काफी बेटर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने समझा साम्राज्यवाद को लेकर लेनिन के विचारों को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने काफी कुछ साम्राज्यवाद को लेकर कर लिया था, और यहाँ तक हमने साम्राज्यवाद का टॉपिक काफी अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तब भी वीडियो में बने रहो, आ जाएगी समझ में आगे की चीजें, क्योंकि पहली बार कुछ समझ नहीं आता है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद बनाम साम्राज्यवाद। देखो, ये उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद क्या है, इसको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कई बार कहते हैं लोग कि हमें उपनिवेशवाद भी पढ़ना है, हमें साम्राज्यवाद भी यानी कि इंपीरियलिज्म को भी अच्छे से पढ़ना है, उसकी भी डेफिनेशन ढूंढनी है। ये दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो आप। और वैसे आपकी गलती नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज मत हो। एक्चुअली उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर नहीं है। आप खुद सोचो, आप इतने समय से पढ़ते आ रहे हो, आपने कभी अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा, हो सकता है कि आप लोग सोचो कि मैं तो छोटे लेवल पे पढ़ता था, तो हमें इसमें अंतर नहीं पता। इसमें अंतर का शब्द बस इतना ही है कि किसी ने साम्राज्यवाद कह लिया, किसी ने उपनिवेशवाद कह लिया, यही थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। जब डिटेल में कवर करेंगे ना, काफी डिटेल में, उतना कवर करने की जरूरत है ही नहीं हमें। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो लेखक हैं, जो जब उन्होंने डिबेट वगैरह की है, जब उन्होंने जो बात करते हैं अपने, जब वो विचार रखते हैं सामने, तो एक दो लेखक तो हो सकते हैं जो कहें थोड़ा बहुत अंतर है भाई, लेकिन मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि इनमें कोई खास अंतर नहीं है। खास क्या, कुछ अंतर इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी अंतर है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। आरजे होरवाह। मैंने यहाँ पर एक ही विचारक लिया है आरजे होरवाह। आप कोई और विचारक भी ले सकते हैं, बाकी बहुत सारे विचारकों के ऐसे विचार रहे हैं, इसलिए मैंने बस एक ही विचारक को यहाँ पर लिया, ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी इन दोनों के अंतर को समझाने के लिए। तो इनका विचार है कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों विजय के स्वरूप हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से यूरोप को लाभ पहुंचाना था। तो ये कहते हैं कि देखो, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों विजय का एक स्वरूप है, दोनों विजय को दर्शाते हैं, जीत को दर्शाते हैं। किसकी? यूरोप के लोगों की। यूरोप का, देखो अमेरिका यूरोप में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब भी मैं पश्चिमी यूरोप की बात करूं तो आप यूरोप को, अमेरिका को भी ऐड कर लो, यूएसए को भी ऐड कर लो। पाश्चात्य राजनीतिक, जब भी हम बात करते हैं पाश्चात्य राजनीति की, तो उसमें हमारे पश्चिम में अमेरिका भी आता है। ठीक है, आप उस पे भी, उसको भी ऐड कर लो। हालांकि अमेरिका बाद में वो औपनिवेशिक शक्ति में शामिल हुआ था थोड़ा, इसीलिए उसका नाम थोड़ा लेट आता है। तो यहाँ पे आर जे होरबा हमें समझाते हैं कि इनमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का ही मतलब बस इतना है कि यूरोप को लाभ पहुंचाने के लिए जो विजय का जो एक लंबा दौर चला, यही है दोनों का अर्थ। शब्द उपनिवेशवाद का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अल्जीरिया, ब्राजील जैसे देशों में स्थायी निवास के लिए किया जाता है, जो यूरोपीय निवासियों की स्थायी जनसंख्या द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक मेन अंतर आपको थोड़ा सा समझने को मिलेगा, इसे समझो थोड़ा। देखो, जो उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका मतलब जो कनाडा वगैरह है, या जो ऑस्ट्रेलिया है, जो न्यूजीलैंड है। आज आप देखो, न्यूजीलैंड में कौन रहता है? न्यूजीलैंड में स्थानीय लोग रहते हैं वहां के। ऑस्ट्रेलिया में कौन रह रहा है? स्थानीय लोग रह रहे हैं। उत्तरी अमेरिका कनाडा में कौन रह रहा है? स्थानीय लोग रह रहे हैं? अरे नहीं, स्थानीय लोग नहीं रह रहे। ऑस्ट्रेलिया में जब हम देखते हैं तो हमें सब के सब अंग्रेज यानी कि अमेरिकन हो गए, स्पेशली हमें ब्रिटिशर्स दिखाई देते हैं ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में भी वही हाल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कनाडा में भी हम देखते हैं अमेरिका के लोग, या
अमेरिकी जो नस्ल के लोग हैं या जो ब्रिटेन, यूरोप के जो लोग हैं वही हैं। या इन तीनों देशों में हम यही देखेंगे कि इन तीनों देशों के जो नागरिक हैं, वो जो यूरोपीय लोग हैं वही यहाँ पर बसे हुए हैं। अल्जीरिया वगैरह में भी काफ़ी बसे हैं, स्पेशली ब्राज़ील में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि उपनिवेशवाद का प्रयोग उन देशों के लिए किया गया, स्पेशली जहाँ पर जहाँ पर स्थायी तौर पर जो ये यूरोपीय लोग थे, इनको जहाँ पर बसाने का प्रयास किया गया, स्थायी निवासी बनाने का प्रयास किया गया, वहाँ पर या उन क्षेत्रों को उपनिवेशवाद के तौर पर देखा गया। वहाँ के लिए उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी तरफ शब्द साम्राज्यवाद का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया जहां एक विदेशी सरकार थोड़े से लोगों द्वारा शासन चला रही थी, जैसे 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अफ्रीका के विभिन्न देशों पर यूरोपीय देशों का नियंत्रण तथा अथवा फिलीपींस और पोर्टो रिको जगह है ये, पोर्टो रिको पर अमेरिका का शासन। तथापि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद में अंतर स्पष्ट नहीं है। देखो दोस्तों, वैसे अंतर स्पष्ट नहीं है, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत अंतर है इसको समझाने के लिए कहा गया है कि जो ये शब्द उपनिवेशवाद है इसका प्रयोग मैक्सिमम वहां पर ज्यादा किया गया जहां पर स्थायी तौर पर यूरोपीय लोगों को बसाया गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा वगैरह में, न्यूजीलैंड वगैरह में। यहाँ पर स्थायी तौर पर उपनिवेशों में यहाँ पर स्थायी तौर पर यूरोपीय देश लोगों को बसाया गया और इनके लिए उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। और साम्राज्यवाद का प्रयोग स्पेशली वहां के लिए किया गया जहां पर अंग्रेज स्थायी तौर पर बसने के लिए नहीं गए थे, वहां पर बस वो शासन कर रहे थे। देखो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पर जो अंग्रेजों का जो उपनिवेश था वो कैसा था, देखो यहाँ पर अंग्रेजों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, यहाँ पर वो स्थायी स्थायी निवासी बन चुके हैं। न्यूजीलैंड अब उन्हीं का देश माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया उन्हीं का देश है, कनाडा उन्हीं का देश है, जो यूरोपीय लोग थे उन्हीं का देश माना जाता है ये। ठीक है, वैसे तो अमेरिका को भी ऐड कर लो, अगर बहुत साल पहले जाओ तो अमेरिका में भी वहां के मूल निवासी शासन नहीं कर रहे हैं, ये भी यूरोपीय लोग ही हैं जो अमेरिका में जाकर बसे हैं। तो यहाँ इनके लिए उपनिवेशवाद का प्रयोग किया गया है। और जहां पर जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे ले लो, या वैसे भारत को भी देख लो, अगर देखा जाए तो यहाँ जो कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो अंग्रेज थे वो सब लोग अंग्रेज थोड़ी ना थे, वो तो बहुत थोड़े से थे और उन्होंने यहाँ पर बस अपना शासन चलाया। वहां पर यहाँ पर उन्होंने स्थायी रूप से बसने का प्रयास नहीं किया। तो ये ऐसे क्षेत्रों के लिए इन्होंने साम्राज्यवाद का प्रयोग किया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप देखो, हम देखते हैं कि भारत के लिए हम उपनिवेशवाद का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद और इस उपनिवेशवाद का जो अर्थ है या जो अंतर है, इसमें स्पष्टता नहीं है, इसमें हम साफ तौर पर कुछ कह नहीं सकते। दोनों का मत जो अर्थ है वो मिलता जुलता ही है, एक ही है। ठीक है, आपके विचार बिल्कुल सही जाएंगे, यही सारी बातें लिख कर आना, जो भी कंफ्यूजन है वो सारी खत्म करो। जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया यही सब बातें आप लिख कर आना, और कुछ नहीं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। अब क्योंकि एक हम यहाँ पर, वैसे तो मैंने कह दिया कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद लगभग एक ही है, लेकिन फिर भी हमें उपनिवेशवाद को भी समझना है कि उपनिवेशवाद क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे एक ही है दोनों का मतलब, आप हमेशा ही सदा ही आप ये पाओगे कि दोनों की अर्थ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपनिवेशवाद का कि आखिर कॉलोनियलिज्म क्या है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी तो है ना, कॉलोनियलिज्म। रूसी विश्वकोश के अनुसार उपनिवेशवाद एक आश्रित देश की आर्थिक सैनिक दासता है जिसमें स्थानीय जनसंख्या का बर्बरता पूर्वक पूर्ण शोषण तथा विनाश निहित है। अधिकतर वामपंथी और मार्क्सवादी लेखक भी उपनिवेशवाद की इन्हीं शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो रूसी जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद एक आश्रित देश की आर्थिक सैनिक दासता है। जब कोई देश आर्थिक और सैनिक रूप से दास बन जाता है और स्थानीय जो जनसंख्या है उसका जब शोषण होता है, तो और उसका जो विनाश होता है, तो इसी को उपनिवेशवाद कहा गया है। ठीक है, उपनिवेशवाद में ये माना जाता है कि कोई देश है जो दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहता है और वो अपनी उसकी जो देश की जो आर्थिक और सैनिक शक्ति होती है वो दासता के का जीवन बिताती है और उसकी जनता का शोषण होता है। ज़्यादातर जो मार्क्सवादी लेखक वगैरह हैं वो यही बात मानते हैं।
उपनिवेशवाद के यही अर्थ को देखते हैं। उपनिवेशवाद पर कई रचनाएं एक अन्य विचार पर केंद्रित हैं जिसे साल्ट वाटर सिद्धांत, सॉल्ट वाटर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इस शब्दावली या इस वर्ड के अनुसार उपनिवेशवाद अनन्य रूप से केवल यूरोपीय उपनिवेशी शक्तियों तथा उनके समुद्र पार क्षेत्रों के बीच संबंध पर लागू होता है लागू होता है। इस सिद्धांत की व्याख्या के अनुसार किसी क्षेत्र को उपनिवेश कहलाने के लिए उपनिवेशी शक्ति तथा आश्रित क्षेत्र समुद्र द्वारा पृथक होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार दूरी नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टेंस, उपनिवेशवाद का एक अनिवार्य तत्व है। अब कुछ रचनाएं हैं जहां पर हमें एक सिद्धांत देखने को मिलता है, उपनिवेशवाद से संबंधित एक सिद्धांत है, सॉल्ट वाटर सिद्धांत। तो ये कहता है कि उपनिवेशवाद का जो अर्थ है उसमें एक चीज कंपलसरी है, वो क्या है? दूरी का नियम। मतलब ये कि ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा है, तो ये कहता है जैसे कि यूरोपीय जो देश थे वो उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद का जो अर्थ है वो ये है कि जो उपनिवेश होता है, किसी भी देश का उपनिवेश होता है, वो समुद्र से अपने जो अधिकार वाला जो मतलब जिसका शासन है उसके ऊपर, उससे पृथक होता है। मतलब एक उपनिवेश अपने जिससे वो मतलब शक्ति प्राप्त कर रहा है, जिसका प्रभुत्व है किसी भी उपनिवेश पर, उससे समुद्र के द्वारा वो अलग होता है। ये दूरी का नियम मानता है। ये कहता है कि जो उपनिवेश होते हैं और जो शासन करने वाला देश होता है उसमें अंतर होता है, वो अलग अलग उसमें दूरियां होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करीब करीब हैं। तो यहाँ पर भी ये उपनिवेशवाद की ऐसी मीनिंग प्रस्तुत करता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप इसे कंपलसरी ना माने कि उपनिवेशवाद में ये चीज़ कंपलसरी है। बस एक सिद्धांत था, एक बड़े लेवल की अगर हम स्टडी करें तो हम पढ़ते हैं एक सिद्धांत है सॉल्ट वाटर डॉक्ट्रिन, तो इसको भी मान्यता दी जाती है, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया, जिसमें हमें बताया गया कि दूरी का नियम फॉलो किया जाता है उपनिवेशवाद में। संक्षेप में अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद किसी विदेशी अथवा राज्य द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व तथा उपनिवेशों में उनकी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, शॉर्ट में बात करें तो विदेशी शासक की उपस्थिति होना किसी दूसरे देश में, इसको हम उपनिवेश कहते हैं। कोई जैसे इंग्लैंड का शासक है कोई, अब वो भारत के ऊपर राज कर रहा था, तो वो हम उपनिवेश कह सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। जब सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक सामाजिक जो प्रभुत्व है वो स्थापित कर लिया जाए किसी विदेशी शासक के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो उस देश का नहीं है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं उपनिवेश। लेकिन हाँ, अब आप कहोगे कि जो मुगल थे या जो दूसरे जो मिडल ईस्ट ईस्ट से जो शासक आए थे भारत में, वो भी तो भारत के नहीं थे, तो भारत भी तो उनका एक उपनिवेश हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ समझो, जो मुगल थे या जो दूसरे लोग भारत में आए थे वो स्थायी तौर पर शासन करने आए थे। ठीक है, यहीं पर लड़े, यहीं पर वो उन्होंने जीवन बिताया, यहीं पर वो मर भी गए, और जो किया भारत के लिए किया उन्होंने। ठीक है, ये नहीं कि अपनी पूंजी को यहाँ से उन्होंने मिडल ईस्ट में भेजा, ऐसा कुछ नहीं। तो वो यहीं पर स्थायी तौर पर शासन किया, तो वो अलग चीज है, वो उपनिवेशवाद नहीं है। अब हम बात करते हैं आखिर उपनिवेशवाद का औचित्य क्या रहा है, क्या इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता रहा है हमेशा से। देखो, जो कंट्रीज थी अमेरिका वगैरह या ब्रिटेन, स्पेशली फ्रांस वगैरह, इनका हमेशा से कहना था कि हमारा एक मिशन है, सिविलाइजिंग मिशन, जिसको लेकर हम विदेशों में या जो दूसरे जो देश हैं, स्पेशली जो अफ्रीका, जो एशिया के ये जो पिछड़े हुए देश हैं, जो लैटिन अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ये जो पिछड़े हुए यहाँ पर जो देश हैं, इनको सभ्य बनाना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता है वो थोड़ी जंगली है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनको हम पढ़ाना चाहते हैं, इनको हम समझाना चाहते हैं, इनके पास कोई तरीका नहीं है कि इनको शासन कैसे करना है। इन लोगों को ये नहीं पता। जो ये यूरोपीय लोग थे, ये जो अमेरिकी लोग थे, ये बोलते थे कि ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि अपना शासन कैसे चलाना है। इन पर हम इसीलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम शासन करने के लिए बने हैं, और हमें एक ईश्वरीय मिशन दिया गया है जिसका नाम है सिविलाइजिंग मिशन। इसका मतलब है कि हम लोगों को सभ्य बनाना है, हमारा काम है, हम लोगों को सभ्य बनाएंगे, इसलिए हम उपनिवेशवाद को बढ़ा रहे हैं। तो उपनिवेशवाद के पीछे तर्क दिया जाता था कि हम सिविलाइज कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को सभ्य बना रहे हैं, समाज को हम सभ्य बना रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि आखिर उपनिवेशवाद के पीछे क्या तर्क दिया जाता था। उपनिवेशवाद को उचित कहने के लिए ये तर्क दिया जाता था कि हम जो
जो राष्ट्र थे, औपनिवेशिक शक्तियां थी, वो कहती थी कि हम दूसरे देशों को सिविलाइज्ड कर रहे हैं। हालांकि आप खुद सोचिए, भारत जैसे देश में कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि भारत को नहीं पता कि अपना शासन कैसे चलाना है, लेकिन कौटिल्य ने ऐसे ऐसे सिद्धांत छोड़ दिए हैं भारत के लिए जो पूरे विश्व के लिए आज भी उपयोगी हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं वो लोग? तो ये बात बिल्कुल गलत थी, साफ तौर पर गलत थी, और इसका कई लोगों ने विरोध भी किया। तो ये एक शोषण की एक नीति के तहत वो अपनी बात को उचित ठहरा रहे थे, इसीलिए वो इस चीज का नारा देते थे सिविलाइजिंग मिशन का, जो कि साफ तौर पर गलत था। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफी अच्छे से सारी बातें कवर कर ली। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो यही कहूँगा, एक बार आप वीडियो को और देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बड़े लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी डिटेल में कवर करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।